नमस्कार किसान साथियों। धान की फसल में जो किसान साथी फर्टिलाइजर मतलब खादों को सही समय पे देता है उसको ये बात पता होती है कि किस समय पे कौन सा फर्टिलाइजर देना है, वो अपने धान की फसल से बहुत अच्छा उत्पादन प्राप्त करता है। साथ में ऐसे भी किसान कुछ होते हैं जिनको इस बात का ध्यान नहीं होता, उन्हें नहीं पता होता कि किस समय कौन सा खाद देना है, जिससे उनका जो उत्पादन होता है वो उतना अच्छा नहीं निकल रहा होता है। किसान साथियों, हमारे देश में, हमारे भारत देश में लगभग 80 से 90% किसान साथी ऐसे होते हैं जिनको ये बात नहीं पता होती है कि धान की फसल में कौन सा फर्टिलाइजर किस समय देना सबसे ज्यादा अच्छा होता है, जिससे उनका उत्पादन बहुत अच्छा मिल सके। देखिए किसान साथियों, धान की फसल में आप लोग किसी भी तरीके का अगर न्यूट्रिएंट्स छोड़ देते हैं, मतलब किसी भी तरीके का पोषक तत्व छोड़ देते हैं, भले वो आप बुआई के समय की बात करें या उसे 10-20 दिन बाद की बात करें, अगर आप लोग ऐसा करते हैं, वो प्राइमरी न्यूट्रिएंट्स हो या फिर आपकी सेकेंडरी न्यूट्रिएंट्स हो या कोई भी पोषक तत्व हो, वो अगर आप लोग छोड़ देते हैं तो आपकी धान की फसल से निश्चित तौर पे आपको अच्छा उत्पादन नहीं मिल रहा होता है। तो इस बात को जरूर आप लोगों को ध्यान रखना होता है। तो आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि धान की फसल में आप लोगों को किस समय पे कौन कौन से पोषक तत्व देने चाहिए, जिससे आपकी धान की फसल हरी भरी स्वस्थ चले और आपका उत्पादन बहुत ताबड़तोड़ हो। साथ में मैं आप लोगों को ये भी बताने वाला हूं कि हमारे भारत देश में इस समय सुपर एलिनो का भी इफेक्ट पड़ने लगा है, जिससे वैज्ञानिकों का ये कहना है कि बारिश की जो मात्रा है हर बार से आपकी कम होने वाली है। तो उसके लिए आप लोगों को अपने धान की फसल को कैसे बचाव करना है। तो नमस्कार किसान साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल किसान वाला जंक्शन में। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सके। चलिए किसान साथियों, अब शुरू करते हैं वीडियो का मेन टॉपिक। मतलब मेरा कहने का है कि आप लोगों की धान की फसल में ऐसे कौन कौन से पोषक तत्व हैं जिनको आप लोगों को सही समय पे अगर आप लोग देते हैं तो उससे आप लोगों की धान की फसल जो होगी उसका उत्पादन बहुत अच्छा होगा। इस समय हमारे भारत देश में DAP जैसी जो खादें हैं इनकी भी कमी देखने को मिल रही है, तो उसकी पूर्ति आप लोग कैसे कर सकते हैं इसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। ऑलरेडी मैंने इसकी एक वीडियो बना रखी है जो कि आप हमारे चैनल पर जाकर देख सकते हैं। चलिए किसान साथियों, सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आप लोग जब धान की नर्सरी को उखाड़ कर ट्रांसप्लांट कर रहे होते हैं उस समय आप लोगों को क्या करना होता है। पहली चीज तो आपको अपनी धान की नर्सरी को पकने नहीं देना है, 20 से 25 दिन में ही उसको तैयार करके ट्रांसप्लांट करना है। लेकिन ट्रांसप्लांट करने से पहले आपको लगभग 2 दिन पहले आप लोगों को एक स्प्रे करना होगा। इस स्प्रे के अंदर आप लोगों को सबसे पहले जो लेना है वो लेना है आपको इमामेक्टिन बेंजोएट। आप लोग कोई भी ले सकते हैं। उसके बाद में आप लोगों को मार्केट से कोई भी एक मिक्स न्यूट्रिएंट्स लेना होता है जो कि ये मार्केट में बहुत सारे अवेलेबल हैं, उनमें से कोई भी एक आप लोग उपयोग कर सकते हैं। किसान साथियों, इन दोनों को आपस में मिक्स करके आपको अपनी नर्सरी के ऊपर जो है स्प्रे कर देना होता है, क्योंकि हमें पता नहीं चलता है लेकिन जो हमारी धान की नर्सरी होती है उसका जो गोब होता है उसमें जो सुंडी होती है वो आ जाती है, जिससे हम लोग जब इसका ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम लोगों को आगे चल के समस्याओं को देखने को मिल रहा होता है। अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो आप लोग अपनी नर्सरी जब ट्रांसप्लांट करेंगे तो एक आप लोग हरी भरी लस ग्रीन और स्वस्थ नर्सरी का ट्रांसप्लांट कर रहे होंगे। अब इसके बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी बात आती है वो ये आती है कि जिस खेत के अंदर हम लोग ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं उसमें आप लोगों को बेसल डोज में क्या क्या करना होता है, कौन कौन सी खादें उपयोग करनी होती है। और उससे भी ज्यादा जरूरी होता है कि जिस भी खेत में आप लोग ट्रांसप्लांट करने जा रहे हैं उस खेत की आप लोगों को बहुत अच्छे से गहरी जुताई करनी होती है। किसान साथियों, गहरी जुताई में भी आप लोगों को सबसॉइलर निकलवाना होता है, क्योंकि जिस भी खेत में हम लोग धान की फसल लगा रहे होते हैं उसमें हम लोग लगातार DAP डाल रहे होते हैं, जिससे क्या होता है कि जो हमारा खेत के नीचे का हिस्सा होता है, मतलब नीचे की जो मिट्टी होती है उसमें बहुत सख्त परत बनती चली जा रही होती है। अगर इसको आप लोग नहीं तोड़ते हैं, इसकी अगर हम लोग जुताई अच्छे से नहीं करते हैं तो वो परत इतनी मोटी हो जाती है जिससे जो धान की फसल की जो जड़ें होती है वो सीमित मात्रा में ही जमीन के नीचे जा पा रही होती है, जिससे अब वो पूरी तरीके से पोषक तत्वों को ले नहीं पाती हैं, जिससे आप लोगों का उत्पादन भी कम हो रहा होता है। तो आप लोगों को इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि आप लोगों को जब भी रोपाई करनी है, मतलब ट्रांसप्लांट करना है, उससे पहले आप लोगों को सबसॉइलर की मदद से आप लोगों को एक अच्छी और गहरी जुताई करनी होगी ताकि वो परत अच्छे से टूट सके। किसान साथियों, इसके बाद जो सबसे ज्यादा जरूरी बात आती है वो ये आती है कि आप लोगों को बेसल डोज में क्या क्या लेना होता है। तो बेसल डोज में जो सबसे इंपॉर्टेंट होता है धान की फसल में वो होता है आपका फास्फोरस। तो किसान साथियों, फास्फोरस की पूर्ति के लिए आप लोगों को सबसे पहले अगर कोई उपयोग करना है तो वो करना है आपको DAP। लेकिन हमारे भारत देश में DAP के लिए बहुत ज्यादा मारामारी चल रही है, मतलब हमारे भारत देश में DAP इस समय नहीं मिल रहा है। तो अगर आप लोगों को DAP मिल जाता है तो सबसे अच्छी बात है कि आप लोग DAP का उपयोग करें। अगर आप लोगों को DAP नहीं मिलता है तब आप लोग TSP का भी उपयोग कर सकते हैं या फिर उसकी जगह पे आप लोग SSP का भी उपयोग कर सकते हैं। DAP ना मिलने की वजह से जो किसान साथियों को समस्याएं देखने को मिल सकती हैं उसके लिए मैंने पहले से ही एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने ये बता रखा है कि अगर आप लोगों को DAP नहीं मिलता है तो आप लोग उसकी जगह पे कौन कौन सी खाद कितनी मात्रा में उपयोग कर सकते हैं, जिससे आपके खेत में फास्फोरस की जो पूर्ति है वो संपूर्ण तरीके से हो जाएगी और आप लोग एक अच्छा उत्पादन भी प्राप्त कर सकेंगे। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके पास में DAP है
तो आप लोगों को कितना डालना है, तो आप लोगों को 1 बैग पर एकड़ के हिसाब से डीएपी डालना है। अगर आपके पास में डीएपी नहीं है तो उसकी जगह पे आप लोग टीएसपी उपयोग कर सकते हो। टीएसपी भी आप लोगों को 1 बैग पर एकड़ के हिसाब से डालना होगा। किसान साथियों, अगर आप लोगों को टीएसपी भी नहीं मिल रहा है तो उसकी जगह पे आप लोग एसएसपी सिंगल सुपर फास्फेट का उपयोग कर सकते हैं। इसकी मात्रा आप लोगों को लगभग 1.5 बैग से लेके 2 बैग पर एकड़ के हिसाब से रखनी होती है। किसान साथियों, अगर आप लोगों को डीएपी, एसएसपी, टीएसपी तीनों खाद नहीं मिलता है तो उसकी जगह पे आप लोग देसी खाद के अंदर पीएसबी को आप लोग मिलाकर लास्ट टाइम पे अपने खेत की जब जुताई कर चुके होते हैं उस समय आप लोगों को अपने खेत में इसको डाल देना होता है। इससे क्या होता है कि ये जब खाद आपकी खेत में जा रही होती है तो इसमें जो फास्फोरस की बनी हुई मोटी परत होती है उसको तोड़ देती है, जिससे आपके जो पौधे होते हैं उस मोटी परत से जो फास्फोरस की पड़ी हुई है उससे आपका फास्फोरस ले रहे होते हैं, जिससे आपका धान का फसल हरा भरा चल रहा होता है। तो किसान साथियों, आप लोग इसका भी उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद जो सबसे जरूरी पोषक तत्व आता है वो आता है आपका पोटास, म्यूरेट ऑफ पोटास। आप लोगों को इसका उपयोग करना होता है। लगभग 30 किलो से लेके 1 बैग पर एकड़ के हिसाब से इसका उपयोग कर सकते हैं। देखिए किसान साथियों, अगर आप लोग डीएपी उपयोग कर रहे हैं तो उसमें 18% नाइट्रोजन मिल जा रहा होता है, तो उस समय आप लोगों को लगभग 15 किलो यूरिया का उपयोग करना होता है। लेकिन अगर आप लोग डीएपी का उपयोग नहीं कर रहे हैं, टीएसपी का उपयोग कर रहे हैं, तब उसके साथ में आप लोगों को लगभग 30 किलो यूरिया का उपयोग करना होता है पर एकड़ के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। अगर आप लोग एसएसपी का उपयोग कर रहे हैं तब आप लोगों को लगभग 30 से 35 किलो यूरिया उपयोग करनी होती है। बेसल डोज में आप लोगों को इसको सबको आपस में मिला के तब आपको अपने खेत में डालना होता है। किसान साथियों, इस बेसल डोज को डालने से पहले आप लोगों को अपने खेत की अच्छे से जुताई कर देनी होती है। जब आप लोग पडलिंग वगैरह कर रहे होते हैं तब आप लोगों को इसको बेसल डोज को डालना होता है, बाद में उस पर से इसको पाटर लगा देना होता है। इसके बाद में जो बात आती है वो आती है आपका ट्रांसप्लांट करने के लिए। तो किसान साथियों, इसके बाद में आप लोग अपने खेत में धान की फसल का ट्रांसप्लांट कर सकते हैं, लेकिन ट्रांसप्लांट करने से पहले आप लोगों को अपने धान की फसल के जो रूट है, मतलब जो आपकी नर्सरी है, जब उसको उखाड़ते हैं तो इनका रूट ट्रीटमेंट जरूर करना होता है। ये बहुत ज्यादा जरूरी होता है। किसान साथियों, रूट ट्रीटमेंट के लिए आप लोगों को जो मैंने अभी बताया था पीएसबी जो 200 से 250 रुपए का मिल रहा होता है, इसको आप लोगों को 4 से 5 लीटर पानी में घोल कर रखना होता है। जब आप लोग अपने धान की फसल की नर्सरी उखाड़ रहे होते हैं उसके रूट को इसमें डुबो के फिर आप लोगों को ट्रांसप्लांट करना होता है, जिससे आगे चल के आपको ये प्रॉफिट होगा कि आपकी फसल में फंगस वाली प्रॉब्लम नहीं आएगी, आपकी फसल में इंसेक्टिसाइड की प्रॉब्लम्स नहीं आता है, पीलापन वगैरह देखने को नहीं मिल रहा होता है। किसान साथियों, इसके बाद जो बात आती है वो ये आती है कि जब हम अपनी धान की फसल का ट्रांसप्लांट कर चुके होते हैं उसके बाद आप लोगों को कौन सी खाद देनी होती है। तो जब हम लोग अपनी धान की फसल का ट्रांसप्लांट कर चुके होते हैं उसके 7 से 8 दिन बाद आपको खाद की पहली डोज देनी होती है। तो पोषक तत्वों में आप लोगों को पर एकड़ के हिसाब से एक पूरा बैग आप लोगों को यूरिया लेनी होती है। आपको लगभग 10 किलो जिंक ले लेनी होती है 10% वाली। इसी के अंदर आप लोगों को 5 से 8 किलो फेरस सल्फेट ले लेनी होती है। साथ में 5 से 8 किलो आप लोगों को लगभग मैग्नीशियम सल्फेट लेनी होती है। इसी के अंदर साथ में आप लोगों को क्लोरोपाइरिफॉस मिलाना होता है 1 लीटर पर एकड़ के हिसाब से मैं आपको डोज बता रहा हूँ। किसान साथियों, ये जो मैंने आपको खादें बताई हैं इनको आपस में मिक्स करके आपको अपनी खड़ी फसल के ऊपर आपको छिड़काव कर देना होता है और उसके बाद में आपको इसके ऊपर आप लोगों को सिंचाई कर देनी होती है। किसान साथियों, ये तो रही आपकी वो जानकारी जब आप लोग अपनी धान की फसल का ट्रांसप्लांट करते हैं उसे 7 से 8 दिन बाद आप लोगों को कौन कौन से पोषक तत्व देने होते हैं। साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि बेसल डोज में आप लोगों को कौन कौन सी खादें डालनी है। अगर आप लोगों को डीएपी नहीं मिलता है तो आप लोग क्या क्या उपयोग कर सकते हैं। डीएपी ना मिलने पे मैंने एक वीडियो पहले से ही बना रखी है जिसको आप लोग देख के ये समझ सकते हैं कि अगर आपको डीएपी नहीं मिल रही है तो आप लोग कौन कौन सी खादों का उपयोग करके फास्फोरस की कमी पूरी कर सकते हैं। किसान साथियों, आगे चल के मैं धान की फसल से जुड़ी हुई जरूरी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करता रहूंगा, इसलिए आप हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़ जाइए और आगे बने रहिएगा। किसान साथियों, वीडियो के शुरुआत में मैंने आपको एक चीज कही थी कि हमारे भारत देश में अब की सुपर एलिनो की वजह से बारिश की जो मात्रा है काफी कम होगी। वैज्ञानिकों का कहना है कि लगभग अब की 64% बारिश की कमी देखने को भारत में मिलेगी। तो किसान साथियों, मेरी आपसे यही दरख्वास्त है कि अगर आप लोग धान की फसल लगा रहे हैं तो आप लोग सिंचाई की और पानी की व्यवस्था बहुत अच्छी रखिए, तभी आप लोग धान की फसल में आपकी कामयाब हो सकते हैं, वरना आप लोगों को समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। आज इस वीडियो में हमने आपको बताया कि धान की फसल लगाते समय आप लोगों को बेसल डोज में कौन कौन से पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, साथ में आप जब ट्रांसप्लांट कर चुके होते हैं तब आप लोगों को कौन कौन सी खादों का उपयोग करना है और किस समय पे करना है। अगर आप लोगों को डीएपी खाद नहीं मिल रही है तो इससे पहले मैंने एक वीडियो बना रखी है जिसमें मैंने आपको ये बताया कि अगर आप लोगों को डीएपी खाद नहीं मिलती है तो आप लोग कौन कौन सी खादों का उपयोग कर सकते हैं जिससे आपकी धान की फसल में फास्फोरस की पूर्ति हो सकती है। डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक आपको प्रोवाइड कर दे रहा हूँ जिसपे आप लोग क्लिक करके उस वीडियो को जल्दी से जल्दी
देख सकते हैं। साथ में एंड स्क्रीन पे भी आपको उस वीडियो का लिंक प्रोवाइड हो जाएगा। अगर आप लोगों को इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दूसरे किसान साथियों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस वीडियो को देखकर अपना लाभ उठा सकें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।